वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो आज जो मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराने जा रही हूँ, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो इसको मैं रीड आउट करती हूँ, आपने साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है और साथ साथ सॉल्यूशन को समझते जाना है। ठीक है, अच्छा। Cosmetics manufacturer recently purchased a machine to fill 3-ounce cologne bottles. To test the accuracy of the machine volume setting, 18 trial bottles were run. The resulting volumes in ounces for the trials were as follows. अब जो रिजल्टिंग वॉल्यूम्स हैं आउंसेस में फॉर द ट्रायल्स, उसके ये ट्रायल्स जो है ये इन अमाउंट्स जो है वो गिवन है। द कंपनी डज नॉट नॉर्मली रिकैलिब्रेट द फिलिंग मशीन for this cologne if the average volume is within 0.04 of 3 ounces should it recalibrate। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने ये जो आपके पास डाटा गिवन है ना, आपने क्या करना है कि इसका फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। बार एक्स इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। सबसे पहली बात मैं आपको ये यहाँ पे स्टूडेंट्स बताती चलूँ कि आपने ये फार्मूला जो है वो मेमोराइज़ कर लेना है। अगर तो आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये देखें, ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो बार एक्स इज़ इक्वल टू समेशन एक्स। समेशन एक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी डाटा, नंबर ऑफ़ डाटा आपको गिवन है ना, ये इस सारे डाटा को आपने ऐड कर लेना होता है, समेशन इसका प्लस कर लेना होता है और इसको समेशन एक्स की जगह आप लिख देते हो। ठीक है, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ एन जो है, कैपिटल एन, वो डिनोट करता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ में। यानी इस क्वेश्चन के डाटा में जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो उसके डाटा में जो जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है ना, ये जैसे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 नंबर ऑफ़ डाटा है। तो आपका जब नंबर ऑफ़ डाटा जो भी होगा उससे आप इस नंबर को, जो आपका समेशन आया होगा, जो आपने प्लस करके जो आपका आंसर आया होगा, उससे आप इसको डिवाइड करोगे और फिर यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाएगा 2.94। सिंपली क्या करना होता है कि आपको ये फार्मूला याद करना पड़ता है। उसके बाद जो डाटा गिवन होता है, मैंने आपको बता दिया कि उसका आप सम करते हो और सम करने के बाद आप उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी भी होती हैं डाटा में उससे डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है। अब आंसर जो आया यहाँ पे आपने देखना है कि 2.94 आउंस आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, द कंपनी डज नॉट नॉर्मली रिकैलिब्रेट द फिलिंग मशीन फॉर दिस cologne if the average volume is within 0.04 of 3 ounces should it recalibrate। तो आप लिखोगे yes it should be recalibrate, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर 3 ounces से जो है एवरेज विद इन 0.04 होगा तो फिर आपका ये रिकैलिब्रेट होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि शुड इट रिकैलिब्रेट, तो आप लिखोगे यस इट शुड बी रिकैलिब्रेट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हम देख लेते हैं। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ हिंटन प्रेस इज डिटर्मिनिंग द एवरेज टाइम नीडेड टू फोटोग्राफ वन प्रिंटिंग प्लेट यूजिंग अ स्टॉप वॉच एंड ऑब्जर्विंग द प्लेट मेकर्स दे कलेक्ट्स द फॉलोइंग टाइम्स इज इन सेकेंड्स। अब वो जो टाइम गिवन है ना यहाँ पे, वो टाइम इन सेकेंड्स गिवन है। अब आपने क्या करना है कि इस टाइम को देख लेना है कि ये इन सेकेंड्स गिवन है। फिर आपने क्या करना है, देखना है फर्दर क्वेश्चन को। एन एवरेज पर प्लेट टाइम ऑफ लेस देन 23 seconds indicates satisfactory productivity. Should the production manager be concerned?
अब आपने ये देखना है कि एक एवरेज पर प्लेट ऑफ लेस देन 23 सेकेंड्स इंडिकेट जो करती है सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी को। अब उनका मतलब ये है कि अगर आपका जो आंसर है वो लेस देन 23 सेकेंड्स आया तो फिर सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी होगी, अदरवाइज सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और इसका आंसर नो में आएगा। शुड द प्रोडक्शन मैनेजर बी कंसर्न्ड। अब आपने ये करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आपने लिखना है बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, और ये जितना नंबर ऑफ डाटा आपके पास गिवन है ना इसको ऐड कर लेना है। ऐड करके ये आपका आंसर आएगा 465.9। इसको आपको मैं जो रिटन फॉर्म में क्यों नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये आपके पास डाटा जो गिवन है, जस्ट आपने क्या करना है इस डाटा को अगेन लिख लेना है। यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया ना इन्होंने, आपने इसको अगेन लिखना है और उसके बाद फार्मूला लिखना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका सम कर लेना है। इस सारे डाटा का सम करोगे और सम करके यहाँ समेशन एक्स की जगह लिख लोगे। अब उसके बाद ये जो एन है ना, कैपिटल एन, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को। ये आपके पास जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी ना, जैसे कि अगर इसको हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये नंबर ऑफ़ डाटा कितना हो गया 20। तो 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे और इस सारे जो डाटा है इसको हमने प्लस कर लेना है, तो उसका आंसर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में नंबर आया है यानी ये 465.9, उसको आपने डिवाइड कर लेना है 20 से। अब जब 20 से आप डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 23.30। अब आपने ये देखना है ये 23.30 जो है यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि एन एवरेज पर प्लेट टाइम ऑफ लेस देन 23 seconds indicates satisfactory productivity. Should the production manager be concerned? तो अब आपने देखा कि यहाँ पे आपका तो आंसर 23 सेकेंड्स से अबव आ गया, तो यहाँ पे फिर आप लिखोगे नो द प्रोडक्शन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री एंड द प्रोडक्शन मैनेजर शुड बी कंसर्न्ड। ठीक है, तो ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल टायर कंपनी होल्ड्स रिजर्व फंड्स इन शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। द एंडिंग एवरेज बैलेंस इन मिलियंस ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अकाउंट फॉर 2 वीक्स इन इज़ गिवन बिलो। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि वीक 1 और वीक 2 का डाटा गिवन है और आपने क्या करना है उसको देखना है और उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। व्हाट वाज द एवरेज मीन अमाउंट इन्वेस्टेड इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, ड्यूरिंग द सेकेंड वीक, ड्यूरिंग द सेकेंड वीक पीरियड। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट वीक का जो है वो एवरेज मीन अमाउंट जो इन्वेस्ट हुई है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, वो ए पार्ट ये है कि आप पहले वो कैलकुलेट करें। तो ए पार्ट में आपने क्या करना है कि बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, वही सेम फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे कि ये जो वीक 1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, वीक 1 मेंशन है, इसकी जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं यानी टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 हैं, इन 5 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को आप लिख के यहाँ पे ऐड कर लोगे। जैसे मैं आपको करके बता देती हूँ, यहाँ पे है 1.973 प्लस 1.970 प्लस 1.972 प्लस 1.975 प्लस 1.976। ये आपने सारी वैल्यूज़ का सम कर लिया तो 9.866 आपके पास आंसर आया है।
और इसके साथ डॉलर्स का अगर साइन गिवन है ना तो ये आपने मस्ट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये देखो 9.866 हमारे पास आ गया। और कैपिटल एन जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को। मैं आपको अगेन बता रही हूँ। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी थी उस डाटा में? 5। ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 से इसको डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास भी आंसर 9.866 आया था। जस्ट इसको सिंपल एडिशन करना होता है। डिवाइडेड बाय 5 हम कर देंगे तो 5 से करेंगे डिवाइड तो 1.9732 आंसर 32 डॉलर्स में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट सेकंड वीक का इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट वीक का फाइंड किया है ना, इसी तरह से उन्होंने कहा है कि बी पार्ट में सेकंड वीक का आप फाइंड करें। तो सेकंड वीक का डाटा हम देख लेते हैं क्या है। 1.9 1.969 प्लस 1.892, ठीक है। 1.893 और 1.887 और 1.895। अब ये देखें आप, हमने इसको ऐड कर लिया सारे डाटा को जो सेकंड वीक का था। तो हमारे पास आया 9.5। ये मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, 9.536। तो यहाँ पे भी आप देख लो 9.536। और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वही 5 थी सेम सेकंड वीक के डाटा की भी। तो आप 5 से इसको डिवाइड करोगे। यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करते हैं आपके सामने। ये देखो 1.9072 डॉलर्स आपके पास आंसर आ गया ये बी पार्ट का, ठीक है। अब ये मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब थर्ड जो सी पार्ट है ना, उसमें उन्होंने क्या पूछा है? द सेकेंड वीक पीरियड। पहले उन्होंने कहा था फर्स्ट वीक, फिर कहा सेकेंड वीक, फिर सी पार्ट में कह रहे हैं सेकेंड वीक पीरियड। तो अब आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट वीक है और सेकेंड वीक है उसके जो समेशन एक्स का आंसर आया है ना, यानी जैसे हमारे पास बी पार्ट का आंसर आया था, जो आंसर आए हैं वो नहीं, जो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स हैं दोनों नंबर, वो फर्स्ट वाले का क्या आया था 9.866 और सेकंड वाले का क्या आया था 9.536। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.19.402। ये देखो आप इसका सी पार्ट का जो समेशन एक्स का जो आया है आंसर वो ये आ गया। अब इसी तरह से आपने जैसे ऊपर वाली न्यूमरेटर्स वाली दोनों ए और बी पार्ट की ऐड की है ना, इसी तरह नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का जो डाटा है वो भी ऐड कर लेना है 5 और 5, यानी आपने 10 से इसको डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करोगे तो 1.9402 आंसर 402 डॉलर्स आंसर आ जाएगा। 1.9402 डॉलर्स आंसर आ गया। अच्छा, अब जो डी पार्ट है ना वो हम देख लेते हैं। डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है उनके पास कि एन एवरेज बैलेंस ओवर द 2 वीक्स ऑफ मोर देन 1.970 मिलियन डॉलर्स वुड क्वालिफाई नेशनल फॉर हायर इंटरेस्ट रेट, डज इट क्वालिफाई। तो आपने क्या लिखना है, आपने क्या देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसका। ये देखो ना, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एन एवरेज बैलेंस ऑफ ओवर द 2 वीक्स ऑफ मोर देन 1.970 मिलियन डॉलर्स वुड क्वालिफाई नेशनल फॉर हायर इंटरेस्ट रेट, डज इट क्वालिफाई। तो ये क्वालिफाई नो, दे डू नॉट क्वालिफाई, दे डू नॉट क्वालिफाई बिकॉज यहाँ पे देखो आपका जो आंसर है ना 1.970 से जब अबव आएगा तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं एन एवरेज बैलेंस ऑफ ओवर द 2 वीक्स ऑफ मोर देन
$1.970 million would qualify national for higher interest rate. Does it qualify? अब वो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखो ना, तो वो ये कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट के आंसर से आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि नेक्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं. इफ़ द आंसर टू पार्ट सी इज़ लेस देन 1.970 million, by how much would the last day invested amount have to raise to qualify the company for higher interest rates. अब इसमें ये जो है ना, यानी अगर लेस देन 1.970 मिलियन आएगा डॉलर्स आंसर, तो उसमें हम ये इतनी अमाउंट ऐड करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस जो है, इतनी अमाउंट का हम ऐड करेंगे तो हमारी जो है वो क्या होगा, इतनी अमाउंट इन्वेस्ट होगी तो ये राइज कर सकेगी हमारी अमाउंट क्वालिफाई करने के लिए कंपनी को हायर इंटरेस्ट रेट्स के लिए. लेकिन यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि जब इससे अबव हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो फिर तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा ना. इसलिए ये जो दो पार्ट्स हैं ना, इनको आपने क्वेश्चन के समझना है. जब आप ये समझ जाओगे तो फिर आपको समझ आएगी कि ये 1.970 से अबव जाएगा तो ये क्वालिफाई फिर क्यों नहीं करेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको यही बताने लगी थी. नेक्स्ट पार्ट में आप देखो, इफ़ द आंसर टू पार्ट सी इज़ लेस देन 1.970 million, बाय हाउ मच वुड द लास्ट डेज इन्वेस्टेड अमाउंट हैव टू राइज टू क्वालिफाई द कंपनी फॉर द हायर इंटरेस्ट रेट्स. अब आपने क्या करना है कि जो सी पार्ट है ना, उसका आंसर जो है वो लेना है, और आंसर लेकर आपने 1.970 में से उसको लेस करना है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ही ये दी हुई है 1.970 मिलियन डॉलर्स. तो उन्होंने कहा, लिख दिया है यहाँ पे कि इफ़ द आंसर टू पार्ट सी इज़ मोर देन. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिखोगे 1.94, ये देखो 1.9402. तो इसका जब आप डिफरेंस लोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा अबाउट 0.0298 वुड बी रेज्ड टू क्वालिफाई द कंपनी फॉर द हायर इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है. ये आपको मैं उम्मीद करती हूँ सही से समझ आ गया होगा. अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा हुआ है, इफ़ द आंसर टू पार्ट सी इज़ मोर देन 1.970 million dollars, how much could the company treasurer withdraw from reserve funds on the last day and still qualify for the higher interest rates. तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा फॉर द हायर इंटरेस्ट रेट्स अगर उसका आंसर जो है वो पार्ट सी से जो है वो पार्ट सी का आंसर जो है मोर देन आता है 1.970 मिलियन डॉलर से. तो वो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर सकेगा फॉर रिजर्व फंड्स ऑन द लास्ट डे एंड स्टिल क्वालिफाई फॉर द हायर इंटरेस्ट रेट. अब आपने क्या लिखना है, if answer to part C is more than 1970 million dollars, the company treasurer would not withdraw from reserve funds on the last day and do not qualify for the higher interest rates. ठीक है. क्योंकि वो अमाउंट जो है वो अबव हो जाएगी 1.970 मिलियन डॉलर से, तो फिर कंपनी जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट्स के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी. सही है. मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम मूव ऑन होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14. M.T. Smith travels the Eastern United States as a sales representative for a textbook publisher. She is paid on a commission basis related to volume. Her quarterly earnings over the last 3 years are given below. अब वो ये कह रहे हैं कि क्वार्टरली अर्निंग्स जो है वो उसकी ये गिवन है 1, 2, 3, 4 क्वार्टरली अर्निंग्स, और ईयरली
ईयर जो है वो 1, 2 और 3 है। अब उन्होंने क्या कहा है फर्स्ट पार्ट में कि कैलकुलेट करें सेपरेटली एम्प्टीज एवरेज अर्निंग्स इन ईच ऑफ द 4 क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स में आप फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखोगे, हेडिंग आप लिखोगे ईयर की, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। फिर फॉर्मूला वही आप सेम रखोगे। अभी हम पार्ट ए का जो सॉल्यूशन है वो करने लगे हैं। पार्ट ए के सॉल्यूशन में आपने ईयर 1 की हेडिंग लिखनी है और फिर आपने लिखना है बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, वही सेम फार्मूला। लेकिन अब आपने देखना क्या है कि उन्होंने पूछा हुआ क्या है यहाँ पे। आपने ये देखना है कि कैलकुलेट सेपरेटली एम्प्टीज एवरेज अर्निंग्स इन ईच ऑफ द 4 क्वार्टर्स। उन्होंने 4 क्वार्टर्स लिखा हुआ है। तो फिर आप क्या करोगे कि डाटा जो है उसको रो वाइज लेकर, यानी इन फ्रंट ऑफ ईयर 1 जो डाटा है ना उसको आप लेकर और उसको ऐड कर लोगे। जैसे ये है 10,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000। 15,000 आपने कर लिया तो ये आपके पास आ गया 55,000। ठीक है, 55,000 को अब आपने देखना है कि उन्होंने लिखा हुआ क्या है इन ईच ऑफ द 4 क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स का हमेशा आप याद रखना कि क्वार्टर्स से आपने समझ जाना है कि इसका मतलब होता है कि आपने 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से, क्वार्टर्स से आपने समझ जाना है कि आपने 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 55,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो $13,750 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट जो ईयर है उसकी हम कैलकुलेट कर लेंगे। 20,000 है, 10,000 है, 20 और 10। 20,000 फिर क्या है यहाँ पे 10,000 फिर 20,000 और फिर 10,000। अब ये आ गया 60,000, ये देख सकते हैं आप 60,000 है और 60,000 को आपने उसी तरह से क्वार्टरली आपने इन ईच ऑफ द 4 क्वार्टर्स आपने फाइंड करना है एवरेज उसकी अर्निंग। तो आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से तो इसका आंसर आ जाएगा 15,000 मिलियन डॉलर्स। अब क्योंकि यहाँ पे मिलियन डॉलर्स में इसकी अमाउंट है तो आपने साथ लिख देना है डॉलर्स। सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी ईयर 3 पे। ईयर 3 पे जब हम आएंगे तो इसी तरह से आपने 30,000 डाटा ले लेना है। 30,000 क्योंकि ये फर्स्ट अमाउंट 30,000 है ना, फिर 15,000 फिर 45,000 है और फिर उसके बाद है एट द एंड 50,000 सारी अमाउंट्स आपने ले ली, यानी इसकी जो 4 की 4 अमाउंट्स थी इन फ्रंट ऑफ ईयर 3 वो ले ली हमने। तो इसका आंसर आया 1,40,000। तो 1,40,000 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा $35,000। ठीक है, $35,000 आपके पास आंसर आ गया। डॉलर का साइन साथ ज़रूर लगाना है क्योंकि अगर क्वेश्चन में डॉलर का साइन मौजूद है तो आप नहीं लगाओगे तो आपके नंबर वहाँ से कटेंगे। अच्छा, ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हमने तीनों का डन कर दिया, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का, तीनों का। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे आप की बुक में देखो ना, की बुक से कभी भी आपने देख के क्वेश्चन को नहीं करना क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा 1,40,000 आया था, इन्होंने 14,000 डिवाइडेड बाय 4 किया हुआ है। देन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इसका आंसर जो है वो 35,000 आ जाए? नहीं आ सकता ना। तो इसीलिए कभी भी की बुक को आपने फॉलो नहीं करना, जो मैं करवा रही हूँ आपने उसी को फॉलो करना है। और कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। अच्छा, अब हम मूव करेंगे बी पार्ट की तरफ, जो कि क्या है, कैलकुलेट सेपरेटली एम्प्टीज एवरेज क्वार्टरली अर्निंग्स इन ईच ऑफ द 3 ईयर्स। अब वो ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा था एवरेज
अर्निंग फाइंड करें इन ईच ऑफ द 4 क्वार्टर्स। तो हमने 4 से डिवाइड किया था और हमने डाटा लिया था रो वाइज। ठीक है, अब हमें उन्होंने कहा है सेकंड पार्ट में कि कैलकुलेट करें सेपरेटली एम्प्टी एवरेज क्वार्टरली अर्निंग्स। क्वार्टरली अर्निंग्स को फाइंड करें, एवरेज भी हो और क्वार्टरली अर्निंग्स हो इन ईच ऑफ द 3 ईयर्स। तो अब हम क्या करेंगे कि डाटा को लिखेंगे। हम यहाँ पे हेडिंग क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वार्टर। क्योंकि क्वार्टर क्यों लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने एवरेज क्वार्टरली अर्निंग कहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा था, एवरेज अर्निंग इन ईच ऑफ द 4 क्वार्टर्स। तो इस वजह से यहाँ पे हमने ईयर्स लिखे थे, लेकिन यहाँ पे सेकंड जो बी पार्ट है उसमें हम यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ आ रहा होगा। तो अगर कोई कुछ चीज़ समझ ना आए तो फिर वही बात है कि आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछना है, क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उन्होंने कि फ़र्स्ट क्वार्टर आपने लेना है और फार्मूला जो है वही सेम आपने रखना है, बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय एन आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है कि मैंने आपको कहा कि डाटा जो है वो आपने कॉलम वाइज लेना है। देखो ये फर्स्ट क्वार्टर है तो आपने लेना है 10,000, 20,000 और 30,000। ये जब हम लेंगे ना, इसको ऐड करेंगे, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, ये आपका हो जाएगा 60,000। 60,000 यहाँ पे आ गया। अब डिवाइडेड बाय 3 क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा क्या है, ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये आपको समझना होता है असल में क्वेश्चन। उसी के हिसाब से आप ये हेडिंग भी लिखोगे और उसी के हिसाब से यहाँ पे आप डिवाइड किससे आपने करना है ये भी आप समझोगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एवरेज क्वार्टरली अर्निंग्स आपने कैलकुलेट क्या करना है, सेपरेटली एवरेज क्वार्टरली अर्निंग्स और इन ईच ऑफ द 3 ईयर्स। इस चीज़ को हाईलाइट कर लिया करो हमेशा पेपर में कि 3 ईयर्स का उन्होंने कहा है, 3 ईयर्स का, लेकिन कैलकुलेट आपने क्या करना है, एवरेज क्वार्टरली अर्निंग्स को। ठीक है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था, एवरेज अर्निंग्स इन ईच ऑफ द 4 क्वार्टर्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम जब करेंगे तो बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन हमने लिखा। डाटा हमने ले लिया कॉलम वाइज। कॉलम वाइज हमने लिया तो हमारे पास 10,000 था, 20,000 और 30,000। इन तीनों जो नंबर्स हैं इनको हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास आया 60,000। ये भी आप देख सकते हो 60,000 लिखा हुआ है। अब डिवाइडेड बाय हम किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि उन्होंने लिखा है इन ईच ऑफ द 3 ईयर्स। 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $20,000। ठीक है, $20,000। डॉलर्स का साइन मस्त लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएंगे तो नेक्स्ट जो है ना, सेकंड क्वार्टर का आप जो डाटा है वो लोगे। सेकंड क्वार्टर का डाटा लोगे तो कॉलम वाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया 5,000 आप लिखोगे। फिर क्या है 10,000, फिर उसके बाद क्या है 15,000 सॉरी सर 15,000 लिखा तो 30,000 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, 30,000। अब 30,000 को उसी तरह से आपने 3 से डिवाइड करना है तो 3 से यहाँ पे डिवाइड कर लोगे। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, $10,000। अब इसी तरह से आप जो थर्ड क्वार्टर है ना उसमें भी आप डाटा कॉलम वाइज लोगे। तो कॉलम वाइज जब लोगे तो उसका आंसर आपके पास आएगा 90,000। 90,000 सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस आपने करना है 90,000 आ जाएगा। 90,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा $30,000 आंसर में।
अब इसी तरह फोर्थ क्वार्टर का आप फाइंड करोगे उसी सेम फार्मूला के साथ। जो फोर्थ क्वार्टर का डाटा है वो आपके पास क्या है, 15,000, 10,000 और 50,000। इसको आप प्लस कर लोगे तो आपके पास आएगा 75,000। 75,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा $25,000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 14, क्वेश्चन नंबर 14 डन। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, लीनियन टाइसोन हैज़ बीन द चेयरपर्सन ऑफ द कंट्री लाइब्रेरी कमेटी फॉर 10 years. She contends that during her tenure she has managed the book mobile repair budget better than her predecessor did. Here are the data for book mobile repair for 15 days. अब वो ये कह रहे हैं कि लीनियन टाइसोन जो है एक चेयरपर्सन है ऑफ द कंट्री लाइब्रेरी कमेटी की 10 सालों से। शी कंटेंट्स, वो इस चीज़ का दावा करती है दैट ड्यूरिंग हर टेन्योर, के उसकी टेन्योर के दौरान यानी जब वो काम कर रही थी, शी हैज़ मैनेज्ड द बुक मोबाइल रिपेयर बजट, यानी उसने बुक मोबाइल रिपेयर का जो बजट है वो बहुत अच्छे से मैनेज किया। जैसे कि उसके पिछले जो उससे पहले काम करने वाले, यानी प्रीडिसेसर का मतलब होता है उससे पहले के जो काम करने वाले लोग थे उनसे कई कई गुना बेहतर उसने काम किया। हेयर आर द डाटा फॉर बुक मोबाइल रिपेयर फॉर 15 डेज। अब वो कह रहे हैं कि बुक मोबाइल रिपेयर का जो 15 डेज़ का डाटा है वो ये आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे टाउन बजट है और हर ईयर जो है यहाँ पे मेंशन है साथ साथ उसके कॉलम वाइज। ठीक है, अब आप यहाँ पे हम देख लेंगे ए पार्ट में क्या उन्होंने लिखा है, कैलकुलेट द एवरेज एनुअल बजट फॉर द लास्ट 5 years। लास्ट 5 years के साथ आपने ये भी ज़रूर देखना है कि कौन से ईयर्स मेंशन हैं जिसका हमने डाटा एवरेज एनुअल बजट फाइंड आउट करना है। 1988 से 1992 तक का डाटा जो है वो हमने एवरेज एनुअल बजट फाइंड करना है। तो 1988 से लेके 92 तक का डाटा ये है। इसको आपने लेना है सारा उसी तरह से बार एक्स, ए पार्ट का आपका ए पार्ट है, ये पार्ट ए लिख लोगे, फिर लिखोगे बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, और फिर आप क्या करोगे, इस सारे डाटा को, ये जो 1988 से लेकर 1992 तक का डाटा है, इसको सारे को प्लस कर लोगे। आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ये 1,36,000, 36,000 आ जाएगा। अब आपने ये देखना होगा कि नंबर ऑफ डाटा क्या है, 1 2 3 4 5। दिस इज़ योर होम टास्क, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपने खुद सॉल्व करके मुझे दिखाना है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेली नहीं बता रही हूँ, जस्ट थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपने करना किस तरह से है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल इससे सेम हैं। और यहाँ पे ये तो बहुत और ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सिंपल बहुत कैलकुलेशन, वेरी मच सिंपल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट करें एवरेज एनुअल बजट फॉर द लास्ट 5 years। तो ईयर्स भी मेंशन है, जस्ट आपने 1988 से लेके 1992 का जो डाटा है उसको ऐड करना है। ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका, समेशन एक्स का 1,36,000। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5। ये आपकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की जगह 5 आ जाएगा। 5 को आप 1,36,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा $27,200 million। ठीक है, अब हम मूव ऑन होंगे बी पार्ट की तरफ। इसका कैलकुलेट द एवरेज एनुअल बजट फॉर हर फर्स्ट 5 years इन ऑफिस। ठीक है, तो फर्स्ट 5 years 1983 से लेकर 1987 तक के उन्होंने दिए हुए हैं। तो 1983 से लेकर 1987 तक का जो डाटा है उसी तरह से आपने पार्ट बी लिखना है, बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन लिखना है, और फिर 1983 से
87 तक का जो डाटा है उसको प्लस कर लेना है सारे डाटा को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,10,000। डिवाइड करोगे आप, वही नंबर ऑफ़ वैल्यूज सेम है, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ़ वैल्यूज से आप उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 22,000 मिलियन डॉलर्स। अब आपने इसको खुद से करना है, ये देखकर आपने नहीं करना, ये आपका होम टास्क होगा। अगेन आई एम सेइंग यू। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे जो कि है पार्ट सी। कैलकुलेट द एवरेज एनुअल बजट फॉर द 5 years बिफोर शी वॉज इलेक्टेड 1978 और 1982। अब 1978 से लेके 1982 तक का ये डाटा जो है ये आप सी पार्ट लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे उसी तरह से समेशन बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, और इसका जितने का ये डाटा होगा इसका आप लिखोगे यहाँ पे ऐड करके इसको लिखोगे। आंसर 84,000 आ गया आपका। यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो कि 5 हैं, 5 आप लिखोगे। इसको आपने कैलकुलेट ज़रूर खुद से करके देखना है कि ये कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि की बुक में कैलकुलेशंस रॉन्ग भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे तो 1,40,000 बन रहा था, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ था 14,000 को जब उन्होंने डिवाइड किया तो वो देखो आप आंसर 35,000 लिखा हुआ था, जबकि वो नहीं आ सकता। मेरे पास आंसर आ रहा था 1,40,000। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने खुद से कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे आपने 1978 से लेके 1982 तक का डाटा लिया और आपने इसको फिर अगेन इसका मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, 9,000 और 10,000 है ये, फिर 15,000, फिर आपका क्या है 20,000 और फिर क्या है 30,000। अब ये आ गया 84,000। 84,000 को आप नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। अच्छा, 5 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16,800 मिलियन डॉलर्स। तो ये आपका आंसर आ गया सी पार्ट का भी। अब उन्होंने डी पार्ट में क्या पूछा है, डी पार्ट में उन्होंने पूछा है कि बेस्ड ऑन द आंसर्स यू फाउंड फॉर पार्ट्स ए बी एंड सी डू यू थिंक दैट देयर हैज़ बीन अ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द एनुअल बजट, हैज़ शी बीन सेविंग द कंट्री मनी। तो आपने लिखना है देयर इज़, आप लिखोगे यस देयर इज़ अ डिक्रीजिंग ट्रेंड इन द एनुअल budget. There is a decreasing trend in the annual budget, so she has not saving the country's money. क्योंकि जब डिक्रीजिंग ट्रेंड आएगा एनुअल बजट में डिक्रीजिंग ट्रेंड आएगा तो फिर वो सेव कैसे कर सकती है मनी को, सेव नहीं कर सकती ना कंट्री की मनी को। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड आता, एनुअल बजट जो है वो इंक्रीज़ होता, तो फिर वो कंट्री की मनी जो है वो सेव कर सकती ना। अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है एनुअल बजट जो है उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, तो फिर वो कंट्री की मनी जो है वो सेव तो नहीं कर सकती। सो आप लिखोगे देयर इज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड इन द एनुअल बजट, सो शी हैज़ नॉट सेविंग द कंट्रीज़ मनी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। 11 to 15 आज मैंने आपको 3.2 के क्वेश्चंस करवाए। अगर आपको इनमें कोई क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।